बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और वीकेंड जो कि एक लॉन्ग वीकेंड बन चुका है तमाम स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, तो अच्छी तरह से आप प्लान भी कर चुके होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे। सो हमें भी खुशी हो रही है कि कल हमें छुट्टी है, फाइनली एक छुट्टी तो हमें मिलती है। अच्छा जी, हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, ख़बरों से आगाज़ करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे भी विश करेंगे। खबरों की तफसीलात के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। खोकर साहब, आपसे मैं आगाज़ कर रही हूँ। लेस्को को 6.5 अरब रुपए नुकसान का सामना है। बिजली चोरी रोकना लेस्को के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो जब तक ये नहीं रोकी जाएगी, लेस्को हमेशा नुकसान में रहेगी। हालांकि आवाम की जेबों से पैसे निकाल के ये फ़ायदे में है। खोखर साहब जी बिल्कुल, लेस्को जो है वो ओवर बिलिंग इसमें कर लेगा, लोगों के मीटर खराब कर लेगा। ये आपने सही बात कही है। और क्या करेगा, फिर लोगों को तंग करेगा और फिर मामूली सी जो है ना बूंदाबांदी होगी तो बिजली बंद हो जाएगी। लेस्को करता क्या है, ओवर बिलिंग के अलावा, लोगों को तंग करने के अलावा, लोगों के मीटर खराब करके लोगों के पैसे इकट्ठे करने के अलावा, लोगों को नजायज़ तौर पर डिटेक्शन बिल डालने के अलावा करता क्या है। अगले दिन मैं खबर पढ़ रहा था, शाद सिपरा साहब ने दी थी कि एक एक्सीएन को रिवर्ट कर दिया और एसडीओ को डिसमिस कर दिया है। उन्होंने ओवर बिलिंग की थी, चीफ लेस्को ने किया। ये तो लेस्को करता है और लेस्को को नुकसान क्या होता है, लेस्को की कारकर्दगी नहीं है। असल में जो लेस्को है वहाँ पर जो है मीटर रीडर से लेकर ऊपर तक तमाम चोर बैठे हुए हैं और जो बेचारे छोटे छोटे मुलाजम हैं उनके घरों का 50-50 हज़ार रुपये बिल दे देते हैं, भेज देते हैं, और जो बड़े जो चोर हैं उनको कुछ नहीं कहते। और जिस घर में भी बिजली चोरी होती है उसमें आप ये इंश्योर समझें कि उसमें मीटर रीडर या वापडा को लैंडमैन लाजमी मुलवस होता है, वरना बिजली चोरी हो ही नहीं सकती वापडा के बगैर। और वापडा वाले बिजली चोरी कराते हैं और खुद पैसे खा जाते हैं। ये तो सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 6 अरब का नुकसान किस तरह से, खोकर साहब की बात से एग्री करते हैं? देखिए बिल्कुल, खोकर साहब ने तो जो हकायक है ना वो बयान किए हैं। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ, जिस तरह आपने खबर के आगाज़ में कहा कि लेस्को को 6.5 अरब रुपए खसारे का सामना है और 14 करोड़ 70 लाख, मतलब 15 लाख हो गए ना, सॉरी 15 करोड़ हो गए ना, 14 करोड़ 70 लाख, 15 करोड़ के करीब कर लें आप। 15 करोड़ यूनिट्स जो हैं वो गायब हैं। लेस्को परेशान है। लेस्को कहाँ से परेशान होगा, मुझे ये बताएं। 6.5 अरब का खसारा जो है वो इन्होंने पूरा कर लेना है। कैसे पूरा कर लेना है, खोकर साहब ने वाज़े बयान कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो 15 करोड़ की बिजली गायब हुई है, आपको क्या लगता है, आपने की होगी, मैंने की होगी, हम कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। देखें, घरों की जिस तरह खोकर साहब ने बात की ना कि घरों में अगर बिजली चोरी होती है तो उसमें लाइन मैन और मीटर रीडर जो इन्वॉल्व है, घरों में जो बिजली चोरी होती है ना वो अशरे अशीर है जो बिजली असल चोरी होती है। ये इंडस्ट्रियल जोन जो होते हैं ना, जो कमर्शियल मार्केट्स होती हैं या कमर्शियल एरियाज होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बिजली चोरी जो है ना वो होती है। यहाँ पर मैं ये बात आपको याद दहानी में आपको करवाता चलूँ कि अभी जो ये अदाद-ओ-शुमार लेस्को की जानिब से जारी किए गए हैं ना, इसमें ये कहा गया है कि गुज़िश्ता साल चोरी की जो शरह थी ये थी 11.2 और रवां साल जो है वो 2% और बढ़ गई है। अब आप ये देखें, गुज़िश्ता साल हमें भी याद है कि क्या हुआ था। जो हमारे वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, जब ये वज़ीर आला थे, निगरान वज़ीर आला, तब भी इन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद जब ये वज़ीर दाखिला बन गए उसके बाद भी इन्होंने भरपूर एक्शन लिया और अरबों रुपए के पैसे जो है वो रिवर्ट हुए, अवाम की तरफ गए। बिल्कुल ऐसे ही। तब भी बिजली चोरी जो है वो होती थी। कि इनके सर से हटना नहीं चाहिए। रिटर्न प्रूफ है कि लेस्को ने क्या किया था। लेस्को ने ओवर बिलिंग की थी, अपना खसारा पूरा करने के लिए लेस्को ने ओवर बिलिंग की, जो कि हमेशा करता है। उस पर क्या हुआ कि अगर एक अल्लाह के बंदे ने जो सरकार में बैठा हुआ था, उसने कहा कि ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, अपनी कमी कोताही जो है वो अवाम पर क्यों डाल रहे हैं। इन्होंने फिर वो अरबों रुपया जो है वो वापस किया अवाम को। अब क्या होगा, अब फिर कोई पूछने वाला नहीं है। अब क्या होगा, ये 6.5 अरब रुपया जो है ना आपकी मेरी खोकर साहब, अब यहाँ देखने वाली अवाम की जेबों से निकलेगा। और ये जो 15 करोड़ के में नहीं रहेंगे, ये नुकसान असल में लेस्को का नहीं, ये आम सारिफ का हमारा आपका। और आप जो बिजली चोरी का, मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप कह रही हैं, मैं सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं मुस्कुराया भी इस बात पे कि आप ये कह रही हैं कि लेस्को को जो है ये जो बिजली चोरी है बड़ी परेशान है। लेस्को भी कहाँ परेशान है, सॉरी टू से, मैं कहता हूँ इनकी नाक के नीचे बिजली चोरी होती है और ये आज आके एक आधे ऑफिसर को अगर हटा देते हैं या एक आधे के खिलाफ कार्रवाई ये नहीं करते।
कार्रवाई इनको FIA कहता है, कार्रवाई इनको वजीर दाखिला कहता है। सही बात। कभी जो सूबे का सरबराह है, आपने सुना है कि हमारी जो वजीर आला आई हैं, इन्होंने कभी इस बात का एक्शन लिया हो, नोटिस लिया हो कि अवाम से आप जायद पैसा क्यों वसूल कर रहे हैं? देखिए बात यहाँ है, चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिकली देखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं कि जी आप अपने अमले को जो बिजली चोरी में मुलव्विस है अफसरान उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन भाई खुदारा आपको ऊपर से नीचे तक ये एहतसाब जो है ना वो करना पड़ेगा, या नीचे से ऊपर कर लें या ऊपर से नीचे कर लें, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। इसके लिए जी आपको कोई मौसर हिकमत अमली, और लेस्को ने क्या मौसर हिकमत अमली अपनानी है? ये पकड़ FIA से होगी या फिर एक दफ़ा फिर महकमा दाखिला की तरफ से जब इनसे जवाब तलबी की जाएगी, और एक एक जिस तरह हमने देखा पीछे लेस्को में दौड़े लग गई थी, तमाम अफसरान की छुट्टी पर जाना शुरू हो गए थे। अब ये तो देखे ना, क्योंकि डायरेक्ट उन तक 15 करोड़ यूनिट गए कहाँ? कह रहे हैं गायब हो गए। ओ भाई कैसे गायब हो गए? क्या वो खुद ब खुद निकल गए? वही ना, किसने गायब कराए? आप तो ग्रिड स्टेशन से मीटर तक जो बिजली आती है उसका टैक्स भी आवाम से लेते हैं। ये तो भाई यूनिट कहाँ जाते हैं? आम सारिफ तो नहीं यूनिट आप लोग इन्वॉल्व है ना उसमें। और इतनी बड़ी चोरी जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल के मुताबिक मैं ये कहता हूँ कि कमर्शियल जोन जो है वहां पर ज्यादा होती होगी, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, वहां ज्यादा होती होगी। कमर्शियल सारिफ जो है वो ज्यादा कमर्शियल चोरी कर रही है। जो दुकानदार है या मार्केटें बड़ी बड़ी है वहां पर ज्यादा चोरी होती है, घरों पर बिजली चोरी कम होती है, और वहां तो छुपाना भी मुश्किल है। फैक्ट्रियों में भी बड़ी होती है चोरी, और फिर ट्यूबवेल कंज्यूमर तो करते ही बिजली चोरी है, वो तो आपको पता है। उसके बगैर 4-4 लाख रुपए बिल आ जाता है, गुजारा भी नहीं होता। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि चोरी जो होती है वो मजबूरी है लोगों की, वरना बिजली का बिल इतना कहां से दे? टैरिफ कम करे, फिर लेस्को लोग चोरी ना करे। लोग तो टैरिफ कम ना करें। नहीं, मेरी जस्टिफिकेशन जो है ना वो ये है, आप टैरिफ कम ना करें, ठीक है, आप मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक बिल चार्ज करते हैं, ठीक है। ओ भाई जो आपने इजाफी टैक्स डाले हुए ना खुदारा, उनको खत्म करें। जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर जो टैक्स पड़ता है, इधर तो हालात नहीं बदलने वाले। आने वाली गर्मियों में आपको मजीद बिजली के यूनिट में भी इजाफा नजर आएगा, मजीद टैक्स भी लगेंगे। यहाँ के हालात के मुताबिक, ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक हमें इस चीज का आदी हो जाना चाहिए। अगर ऐसे में आप ये कहेंगे कि ठीक है बिजली चोरी हो रही है, फिर तो होगी बिजली चोरी अगर महंगी होगी, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इसमें भी मेरा, आपका और इमरान भाई का क्या कसूर है? हम महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे पूरे दे रहे हैं, फिर हम भी बिजली चोरी कर लेते हैं। उसका होता क्या रिजल्ट, उसका मैं आपको बताता हूँ। एक जब जगह से मुख्तलिफ इलाकों से जब बिजली चोरी होती है तो वापडा के लासेस बढ़ जाते हैं, तो वापडा अपने लासेस जो कंट्रोल करने के लिए फिर जो दूसरे सार्फिन है उनको ओवर बिलिंग करनी शुरू कर दे बिजली चोरी। आप कहते हैं ना महंगी होगी तो यही होगा, फिर हमें जब कोई पकड़ने आएगा हम कहेंगे भाई महंगी होगी तो यही होगा, फिर जस्टिफिकेशन तो ये है ना। सही है। फिर क्या करें? शहर में जितने कमर्शियल जोन्स है ना, आप चले जाएं बंद रोड के एरियाज पे चले जाएं, शेखपुरा रोड पे चले जाएं, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उनको बिलिंग पता कैसे होती है? इनको बिलिंग्स पता कैसे होती है? या तो वहां बिजली चोरी होती है या वहां पर वो लमसम बिल डाल देते हैं अपने लाइन लॉसेस, अपनी बिजली चोरी है। लाइन लॉसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये वो लाइन लॉसेस है जब आप खुद बिजली चोरी करवाते हैं, फिर आप उन यूनिट्स को कन्वर्ट कर देते हैं या डाल देते हैं दूसरी तरफ जिनको आप लमसम बिजली डालते हैं। अब मैं एक और चीज जो है वो आपको ये बता देता हूँ कि पूरे शहर में जो ये स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं इनका बिल कैसे आता है? ये लमसम बिल डाला जाता है। बिल्कुल। ये सारी बिजली चोरी जो है वो उधर कन्वर्ट कर दी जाती है, ये सारी बिजली चोरी उधर कर दी जाती है जहाँ पर किसी की भी फैक्ट्री है उसको लमसम बिल जो है वो डाल दिया जाता है, कोई पूछने वाला है ही नहीं। ये तो मैं कहता हूँ कि वाकई इनका एहतसाब करने वाला कोई नहीं है। चौपट राज, यहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो करता चला जा रहा है। भुगत कौन रहा है? आम सारिफ, जिन्होंने पूरा बिल जमा कराने हैं। पूरा बिल जमा कराने के बावजूद भी ये जो यूनिट चोरी हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, ये भी उन्हें भुगतने पड़ेंगे। तो बस आप इस तरह से ये सिस्टम चलता जा रहा है। रिक्वेस्ट करेंगे जी हम महकमा दाखिला से, CM साहिबा से भी कि प्लीज़ इनकी पकड़ करें और देखें कि कौन लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि ये आवाम भुगत रही है, आवाम की जेबों से ज़्यादा पैसे निकाले जा रहे हैं। ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, हमारे पास खबर ये है, वासा के लिए 36 अरब 14 करोड़ का फंड है। बल्दिया उज़्मा को 18 अरब 86 करोड़ रुपए मिलेंगे। गुलबर्ग जोन के लिए 74 करोड़ 64 लाख की 5 स्कीमें। गंजबक जोन के लिए 3 अरब 57 करोड़ और 22। निश्तर जोन के लिए 6 अरब 37 करोड़ 66 लाख की 21 स्कीमें हैं। ज़बरदस्त है वैसे खबर, बढ़ने को तो बहुत अच्छी है अगर इस पर एज इट इज़ अमल दरामद हो जाए। इमरान, देखिए ये लॉ डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत जो है इन स्कीमों की मंजूरी जो है वो दी गई है।
काफी देर से सीएम साहिबा ने इसका ऐलान भी कर दिया हुआ। बिल्कुल ऐसे बल्दिया उज़्मा जो है उसके लिए 18 अरब जो है 18 अरब से ज़ायद की रकम है जो है उसको मिलेगी। वासा को जो है वो 36 अरब 14 करोड़ के फ़ंड जो है वो दिए जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है और सुनने को तो ये मंसूबा बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए मुख्तलिफ़ जोन्स के लिए पैसे जो है मुख्तस किए गए हैं स्कीम्स को देखते हुए, तो अगर ये मुकम्मल हो जाए, मैं शुरू होने की बात नहीं कर रहा, मैं मुकम्मल होने की बात कर रहा हूँ, अगर ये मुकम्मल हो जाए डेवलपमेंट स्कीमें, तो आप यकीन जाने ये जो प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा था वो वाकई मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वासा की कारकर्दगी के हवाले से, तो वासा की कारकर्दगी जो है ना वो अभी तक हमें मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं वासा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हो रहा अब मिल गए हैं तो नहीं। देखें वासा के पास क्या बजट की कमी है? आप ये देखें कि इन्होंने जो बिल आते थे, लोगों को पानी के जो बिल जाते थे, उसमें 300% इजाफा किया गया। 300%, जिसको 1200 रुपये, जिस घर को 1200 रुपये बिल आता था, उसको 3800 रुपये जो है वो कर दिया गया। 300% इजाफा करके। तो क्या आपको क्या लगता है कि इन्हें रेवेन्यू की कमी होगी? उसके अलावा इनको अलहदा स्कीमों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बजट मिलता है। लेकिन उसके बाद जब शहर में बारिश होती है और उसके बाद हम ठीक है, हम कहते हैं कि जब बारिश होती है, आपने गड़ा पड़ा देखा ना, वो चले वो तो उस रोड को तो शायद बद्दुआ है, वो आए रोज वो रोड जो है वो बैठ जाती है। उसकी वजह बिल्कुल मैं अक्सर उस प्रोजेक्ट, ये अभी जब वो दोबारा सड़क बैठी उसके बाद है ना, मैंने उसको ना प्रॉपर जो है ना स्टडी किया। मुझे पता चला कि वहाँ पर एक आधी ड्रेन नहीं, मुख्तलिफ ड्रेन जो है वो आके मिलती हैं। चले हमें तो ये पता चल गया कि महकमों को नहीं पता कि वहाँ ड्रेन्स आकर मिलती है और इसके लिए अलहदा स्पेशल जाल जो है वो बिछाना चाहिए और इतना मजबूत जाल होना चाहिए कि बहुत है। दुर्रे नायाब ने खास से डिटेल में बताया कि बहुत अच्छा पुराना है, बहुत पुराना जरूरत है दोबारा। अब आप ये देखें, हमारे यहाँ पर चूंकि राइट हैंड ड्राइविंग है और हमेशा जो फर्स्ट लेन होती है वो फास्ट लेन समझी जाती है और हमेशा ये फर्स्ट लेन ही गिरती है। और मैं तो कहता हूँ कि ये पता नहीं है, वेट कर रहे हैं कि खुदा ना खासा कोई माली तो नुकसान हो ही रहा है लोगों का, लोग जो है जख्मी भी हो रहे हैं। जब भी ये सड़क बैठती है गाड़ी और मोटरबाइक उसमें गिरती हैं, पता नहीं शायद ये जानी नुकसान का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई आपको जब पता है कि उस रोड की सूरत हाल ये है, वहाँ पर कोई ऐसा वैसे तो आप फिजिबिलिटी के लिए जो है वो लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, तो खुदारा इसके लिए भी कोई फिजिबिलिटी भाई आपसे नहीं बन रही, बाहर से बनवा लो। कोई कम से कम ऐसा कंक्रीट का कोई लोहे का कोई जाल जो है वो बनाया जाए जिसके बाद रोड जो है बैठे ना। और ये तो साल में 2-2 बार मेरे ख्याल से बैठना शुरू हो गई है, बैठना क्या, ये चीजें तो गिरना शुरू हो गई है। अलग खौफ की अलामत बनती जा रही है। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, वासा के लिए 36 अरब रुपए जो है ना ये फंड रखे गए हैं। ये लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है जिसके तहत बल्दिया की स्कीमें भी हैं, वासा की भी स्कीमें हैं और इसमें लाहौर की सड़कें, नालियाँ, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जो है ना ये अपग्रेड होना है। ये अच्छा कदम है, होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे जो है ना वो करप्शन, किकबैक्स, ठेकेदारों के कमीशन और मुख्तलिफ जो चले जाएंगे, वो जो है ना उसका लिए हुकूमत को चाहिए कि इतना बड़ा अगर पैकेज दे रहा है तो इसका ऑडिट का सिस्टम भी जो है ना उतना अच्छा रहे ताकि किकबैक, कमीशन और करप्शन में पैसे न चले जाए, आवाम तक इसके सम्राट जो है ना वो पहुंचे। और जो सीवरेज है वो वाकई सही हो, क्योंकि कुछ इलाकों का सीवरेज तो इतना है कि वहां लेकर जाएंगे सड़क पर ना गंदा नाले का ना आपने देखा होगा पानी जो सड़क पर आया होता है, और वो बाज़ इलाकों में जो गंदे नाले का जो पानी है सीवरेज का वो दूसरे ट्यूबवेल के पानी से मिला होता है और टूटी में भी वो पानी आ रहा होता है। इस वजह से इस तरह के हालात भी है, तो ये हुकूमत को चाहिए कि इसका ऑडिट जो है ना, इसकी ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं, वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत ये पैसे खर्च किए जाए, क्योंकि ये आवाम के टैक्सों के पैसे हैं। 1-1 रुपया आवाम ने अपने खून पसीने की कमाई से दिया है, लिहाजा इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इन स्कीमों के लिए कोई टाइम फ्रेम भी मुख्तस करना चाहिए। अगर आपने पैसे दे दिए ना तो फिर एक प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए कि आपके पास इतना टाइम है, इस जोन में कैटेगराइज करनी चाहिए जितने जोन लिखे हैं, इस तरह से जो है वो पैसे जारी किए जाएंगे, ये हिरारकी है, और इस तरह से फिर बाद में देखा जाएगा, फॉलो अप ली जाएगी। अगर इतने सारे पैसे हैं तो फिर इस पर प्रॉपर वर्किंग भी तो होनी चाहिए ना। देखिए जी, इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मूसा रजा जो है उनके ऊपर है, और कमिश्नर लाहौर जो है उन्होंने ये बात कही है कि जी जो टाइम दिया गया है इन स्कीम्स के लिए
ये उसके अंदर जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ पर सूरत हाल जो है ना वो ये होती है कि कभी भी कोई स्कीम जो है मुश्किल से ही टाइम के अंदर मुकम्मल उसका नुकसान भुगतना पड़ता है ना। ये बंद रोड वाला मंसूबा आपके सामने है, उसकी लागत कहाँ पर पहुँच गई है? यही तो असल चीज़ें हैं ना कि क्यों ऐसा होता है। जब आप एक कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ये करते क्या है, माजरत के साथ ये एक रोड खोदते हैं और वो अभी मुकम्मल नहीं होता और वही शायद ठेकेदार को कहीं और लगा देते हैं। यही सूरत हाल जो है वो हमें मोड़ समनाबाद पे जो है वो हमें फेस करना पड़ी कि वहाँ वहीं का जो ठेकेदार था उसको एक और प्रोजेक्ट जो है वो दे दिया गया, फिर वो डिले से डिले होता रहा और कोई पूछने वाला नहीं। आपकी बात ठीक है कि भाई जब एक आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसके TORs बनते हैं, उसका टाइम फ्रेम होता है, तो भाई उसमें मुकम्मल होना चाहिए। जब नहीं होता, जब ना हो तब आप मुतलका ठेकेदार या कंपनी के खिलाफ जब कोई कार्रवाई करेंगे, तदीबी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद बाकियों को कान हो जाएंगे कि भाई बता दें ये तरीकेकार क्या होता है कि तमाम जोन्स को पैसे एक साथ ही दे दिए जाते हैं? नहीं, एक साथ नहीं दिए जाते, इनसे स्कीमें जो है वो मांगी जाती हैं, फिर वो स्कीमें जो है बाकायदा इसी यहीं पे अप्रूव होती हैं, अप्रूव होने के बाद फिर पैसे जो है वो दिए जाते हैं, फिर वो जवाब दे। हाँ, फिर कोई फॉलो अप, कोई चेक एंड बैलेंस, यही असल चीज़ है ना कि उसके बाद जिस तरह खोकर साहब ने बात की कि जब आप पैसा जो है वो फराम कर रहे हैं मुख्तलिफ जोन्स को, फिर आपने उसका ऑडिट जो है वो भी करना होता है कि भाई पैसा लग कहाँ पे रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक जिस इलाके में भी आप कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं, आपको उस एरिया के जो लोग हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि क्या वो सेटिस्फाई हैं उस काम से। देखिए, अगर तो ये पैसे वाकई ही गलियों की, जिस तरह मुख्तलिफ जोन्स का जिक्र किया गया, क्योंकि लोगों का ना दरीना मसला ये है, स्ट्रीट लाइट्स, गलियां जहां टूट फूट का शिकार है, बारिश हो जाए तो सीवरेज के क्या हालात हैं। अगर ये लोगों का मसला हल ना हुआ, आपने एक दो इलाकों में किया और बाकी सारे शहर का वही हाल है। भैया आप ये देखें ना कि मैं वासा के लिए वासा पे बात इसलिए कर रहा था कि अभी भी शहर में जहाँ जहाँ भी ड्रेन्स है ना, वो आप यकीन जाने वो पानी बाहर आ जाता है, उबल जाती हैं हल्की सी। देखिए बारिश जब होती है ना, बारिश के बाद तो ये तुक ही नहीं बनता कि नाले जो हैं उनका पानी बाहर आए। ठीक है, आपने LOS पे जो नाला बनाया बहुत अच्छा किया, आपने उसको डेवलप किया, उसका पानी बाहर नहीं आता, बड़ा अच्छा आप मतलब आप कर सकते हैं। लेकिन जो समनाबाद की ड्रेन है, जो गुलशन रावी की ड्रेन है, उनका पानी बाहर आ जाता है हर बारिश में और लोग जो है बेचारे फिर वो भुगतते हैं, घरों में वो पानी जाता है, घरों में दाखिल हो जाता है लोगों के। ये तो आप दुखती रग मेरी छेड़ रहे हैं। मुतासिर जो हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे मसले इंश्योर कराना है DC साहब को कि जो लोगों का दरीना मसला है, आगे सर्दियां आने वाली हैं, गली मोहल्लों में, इवन मेन रोड्स पे हम हैरानी नहीं होती कहीं स्ट्रीट लाइट क्या अल्लाह आपका भला करे, इतना खतरा क्या हैरानी नहीं होती कि अभी तक हमारे मसाइल जो हैं वो स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं, अभी तक हमारे मसाइल सेवरेज के हैं, अभी तक हमारे मसाइल जो हैं वाटर एंड सैनिटेशन के और यकीन माने हमारे मसाइल टूटी रोड्स के हैं। आप मगरिब के बाद घर से बाहर निकले वो आपके लिए खौफ की अलामत बना होता है, हर तरफ अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं है। इसी तरह से बहुत से इलाके जहाँ पे गटरों के ढक्कन नहीं है। तो ये हमने देखा कि बहुत बड़े वाकयात भी हुए, बच्चों का गिर जाना, फिर बहुत अफसोसनाक वाकयात हो जाना। तो DC साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये छोटे छोटे मसाइल जिनके हमें रिजल्ट बहुत बड़े और बुरे भी नज़र आते हैं, इनकी तरफ तवज्जो दें, आवाम के मसाइल भी हल करें। बाकी स्कीमें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, अगर इस पर टाइमली अमल दरामद हो जाए और लोगों को इसका फ़ायदा भी पहुंच जाए। अगली खबर की तरफ आते हैं। मंसूबे की तामीर पर 25 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का लाहौर ट्राम तरजीही मंसूबा है, बड़ा अच्छा मंसूबा है। अगर टाइमली शुरू भी हो जाए, लागत डबल ना हो, आवाम को इससे फायदा भी हो जाए। कैसर खोकर साहब? जी बिल्कुल, मैं इस वाले से कहूँगा ट्राम प्रोजेक्ट जो है ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। पहले हुकूमत को जो मौजूदा जो ट्रैफिक सिस्टम है या जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर करना चाहिए। सीएम साहिबा तो तरजीह बुनियादों पर ये करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप सब्जादार में रहती हैं, आपने अगर इधर टाउनशिप में आना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। मैं मॉडल टाउन से इधर आता हूँ, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, मैं अपनी गाड़ी पर आता हूँ। लिहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना वो पहले ठीक किया जाए और ट्रैफिक में आ रही इलेक्ट्रिक बसें भी आ जाएगी, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह मिलनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले, वो पहले ठीक करे। फिर ट्रम मनसूबा जो है ये एक तख्ती लगाने के लिए जो है ना कि अपना बल्ले बल्ले जी मैंने ट्रम मनसूबा शुरू कर लिया, मैं यूरोप के बराबर चला गया और यूरोप के बराबर और भी बहुत सारे काम है जो होने चाहिए लाहौर में, वो भी होने चाहिए। वो पहले करें काम, फिर ट्रम मनसूबा शुरू करें। यानी आप कह रही हैं इसको तरजीह में नहीं रखना नहीं, बिल्कुल, इससे ये महंगा मनसूबा, ये कास्टली होगा, इससे ये सफेद घोड़ा मनसूबा शामिल होगा। इसकी बजाय पहले जो मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको बेहतर किया जाए।
इमरान। देखिए बिल्कुल हम हमेशा ये बात करते हैं कि ट्राम मंसूबा जो है, चले बड़ी अच्छी बात है कि आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ये तरक्की का ही मंसूबा है जिसके लिए आपने 25 अरब की खतीर रकम जो है वो दी है, और जिसकी सिर्फ और ये 25 अरब कितने अरब होता है ये इसका भी आपको कुछ कहना कबल मैं आपको बताता हूँ उसका भी। ये वो मंसूबा है जिसकी सिर्फ फिजिबिलिटी के लिए आपने जो है वो 7 करोड़ पे जो है वो तलब की है। 7 करोड़ से फिजिबिलिटी जो है जो कागजों में होती है। अब आप ये बताएं, ये प्रोजेक्ट तो इन्होंने बता दिया कि ये प्रोजेक्ट है और इस पे जो है 25 अरब की लागत जो है वो आएगी। आप वाली बात पे अब मैं आता हूँ, जो रूट हमने डिस्कस किया था बुध वाले दिन, आपको पता है जब उस पर ये ट्राम चलेगी और वहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, रोड कुशादा करेंगे, आप बिल्डिंगें जो हैं वो कैसे उनको पीछे करेंगे। आपके पास वो एरिया जो है, आप मुझे बताया हुसैन चौक, अब आपका लिबर्टी जाना होता है, आप मुझे बताएं कि आपको कई कई मिनट वहाँ पे ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ता है। वो खोखसा वाली बात आ गई, ट्राम चलने के बावजूद भी आपकी ट्रैफिक का वही लोड रहेगा, क्या फायदा? मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि देखें ऐसे मंसूबे ना वहाँ पर अच्छे लगते हैं ना जहाँ पर ऑलरेडी अवाम को सहूलत जो है वो मिल रही हो। यहाँ पर सफरी सहूलियात तो हमारी अवाम के पास है ही नहीं। वो बेचारे क्या करते हैं, अपनी कन्वेंस जो है या वो यूज कर लेते हैं, या मुख्तलिफ जो प्राइवेट कंपनीज ने अपनी ये गाड़ियाँ रेंट आउट की हुई हैं या कंपनी चलाई हुई हैं उन्होंने, उन पे लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं। भाई सरकारी तौर पे तो आपने सारे रूट जो हैं वो बंद कर दिए हुए हैं, बसेस जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। आज आके एक ऑरेंज लाइन और मेट्रो, इन पे कितना लोड और कितना लोड डालेंगे। और ये लोगों को सहूलत जो है ना, सफरी सहूलत जो है वो इस तरह देनी चाहिए कि अगर मैंने कहीं जाना है तो मुझे पता हो कि मैं एक बस पे वहाँ जा सकता हूँ या 2 बसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता हूँ। लेकिन ये आपकी जो मेट्रो और इसके साथ जो ऑरेंज है, इसका तो एक मखसूस रूट है ना, बस इन्होंने उसी पे चलना है। इन्होंने कहना अगर इस रूट पे किसी ने जाना है तो बैठ जाए, अगर नहीं तो कुछ और कर ले। तो पहले आप अवाम को सफरी सहूलियात दें, जब आपकी अवाम उस सफरी सहूलियात से खुश हो जाए उसके बाद आप ये सॉरी टू से सुर्खी पाउडर वाले मंसूबे जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। क्योंकि ये चलती हुई तो बहुत खूबसूरत भी लगेगी और वाकई लगेगी कि भाई आपने बड़ा शाहकार जो है वो अंजाम दे दिया। लेकिन आपने ये देखना है कि इससे कितनी आवाम मुस्तफ़िद हो सकेगी। अगर ये ट्राम चलने के बावजूद भी हुसैन चौक, लिबर्टी ट्रैफिक का लोड रहेगा तो फिर तो क्वेश्चन मार्क है कि आपने इतने पैसे लगाकर सड़कों की वही सूरत हाल रहेगी और आप गुजारेंगे इसको सारे कमर्शियल एरिया से। हाँ बिल्कुल, कमर्शियल एरिया से गुजारेंगे जहाँ पर ऑलरेडी ट्रैफिक लोड जो है बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और उस पर ताजिर भी परेशान है। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर हमारे साथ। वेलकम बैक। खबर ये है, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों का डेटा जमा होगा। वाकई की मुकम्मल तहकीकात के लिए बनाई GIT के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया है। अच्छा अमल है इस पर, जिस तरह हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जिसका जो दिल कहता है कहता चला जा रहा है। सो इन चीज़ों को लिमिटेड करना, अच्छी चीज़ें शेयर करना, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैसे को जी बिल्कुल, इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि एक रेगुलेशन तैयार करे, एक एक्ट तैयार करे, एक लेजिस्लेशन तैयार करे, और जो हद के इज्जत का जो कानून है सोशल मीडिया के वाले से बनाया जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि किसी की ID जो है ना फेसबुक, वो हाइक कर ली जाती है और उस पर जो स्टेट के खिलाफ या तौहीन रसालत के खिलाफ या इस तरह की गंदी जो है ना ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, वो बेचारे को पता भी नहीं होता। उसको FIA वाले बुला लेते हैं, तुमने ये किया, वो कहता मुझे पता ही नहीं होता। या फिर इस तरह वो सोशल मीडिया अकाउंट जो है ना हाइक करके वो पैसे मंगवाए जाते हैं कि आप इतने पैसे भेज दें जी, मैं वहाँ पर खड़ी हूँ जी, मैं औरत बनकर कोई मैसेज कर रहा है या वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया के वाले से हुकूमत को चाहिए कि एक लेजिस्लेशन जो कानून साजी करने की जरूरत है और सोशल मीडिया को जो है ना एक रेगुलेशन के नेट में लाने की जरूरत है, ताकि किसी की इज्जत ना उछले, किसी की हरासमेंट ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, कोई झूठी खबर ना फैलाए और जो इंसाफ है हर किसी के साथ हो सके। इस वाले से ये जो है ना हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए सोचे, और इसके लिए अगर अलहदा मिनिस्ट्री बनानी पड़ती है या महकमा बनाना पड़ता है तो अलहदा महकमा बनाए या विंग बनाने पड़ते हैं महकमों के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर, तो विंग बनाएगा सोशल मीडिया के वाले से जो है ना जो कंट्रोल करे और काउंटर करे सोशल मीडिया की इस तरह की। खास तौर पर हमारे जो अदारे हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ी आवाज़ें उठ जाती है और वो झूठी खबरें होती है, ये रुकनी चाहिए जी। बिल्कुल, ये तो एक पहलू है ना खबर का। इसके साथ साथ अगर आप कभी साइबर क्राइम विंग से डेटा लें तो इतने लोग मुतासर हो रहे हैं, और वो भी ये सब कुछ ही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अकाउंट हैक करना, किसी के अकाउंट से पैसे निकलवा लेना, ये तो अब कोई चीज़ें ही नहीं है, हर दूसरा बंदा इससे मुतासर हो रहा है।
देखें है ना, पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया जो है ना वो किसी हद तक कंट्रोल्ड है। सिर्फ हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया जो है ना वो ऐसा है जहाँ पर आपने अल्लाह माफ करे किसी की भी इज्जत उछालनी है ना, एक पोस्ट आप करें, पूरी जिंदगी का एक पोस्ट आप करें और आप यकीन जाने कई ऐसे वाकयात हमारे जानने वालों, क्योंकि मुझे भी पता है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि बेचारे लोग जो है वो खुदकुशियों पर मजबूर हो गए सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। ये ऐसी वॉर है, पे देखें किसी को आराम से आप मार दें, वो चाहे जिंदा बैठा है, आपने कह दिया वो मर गया तो बस मर गया। सोशल मीडिया पर मेरी जो अपनी राय है उसके मुताबिक 80% तो सिर्फ झूठ होता है, सही और बाकी जो 20% है उसमें से भी 15% एक छोटी सी खबर होगी, उसके नीचे फिर झूठ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, कोई 5% जो है वो हकायक पर मबनी चीजें जो है ना, ये भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ कि 5% मुकम्मल हकायक पर मबनी चीजें जो है वो वहां पर अपलोड जो है वो की जाती हैं। तो और यहाँ पर एक बंदा, बिल्कुल एक बंदा आता है, वो हल्की सी आग जलाता है, माचिस की तीली जैसे जलती है, और उसके बाद वो पूरी डिबिया को जैसे खा जाती है, और ऐसे ही होता है कुछ ही मिनटों में वो वायरल इतनी चीज हो बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद बगैर तस्दीक, हमारे यहाँ पर लोगों की आदत भी ऐसी हैं कि बगैर तस्दीक है, वो भाई आपका मजहब खुद कहता है कि भाई बगैर तस्दीक है, तस्दीक भी एक आधे बंदे से नहीं, कम से कम 2-3 लोगों से आप तस्दीक नहीं करोगे तब तक मत फैलाओ। लेकिन हमारे यहाँ पर बगैर तस्दीक के कोई सोशल मीडिया की पोस्ट आती है, आप उसका या तो स्क्रीनशॉट लेते हैं या आप वैसे ही उसको शेयर कर देते हैं, और जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो फिर ग्रुप्स में जो है व्हाट्सएप, इंस्टा और यहाँ पर जो है फेसबुक, वहाँ यहाँ पर जो है वो शुरू जो है वो हो जाता है, वो ट्रेंडिंग यहाँ पर चीज रहती है, जो कोई भी सोशल मीडिया खोलता है वो चीज यहाँ पर कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस खबर की हम बात कर रहे हैं कि इस चीज़ की जो अब डाटा इकट्ठा किया जाएगा, इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ रही है कि जो JIT बनाई गई थी एक तालबा के हवाले से, और उस पर ये जो है JIT फैसला करेगी। और कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट जो है वो चलाई थी उनको कमेटी के रूबरू जो है वो भी पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ मैं माजरत के साथ, किसी को बुरा लगे तो लगे, यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है वो ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हमारे सूबे की सरबराह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो कुछ हकायक जो है बताना चाहती हैं या पर्दा उठाना चाहती हैं, वो आते ही इसको पोलिटिसाइज जो है वो कर देती। भाई देखें, आप सूबे की सरबराह हैं, आपका काम ये बनता था कि आप आके बताती कि जी ये इशू था, ये हुआ, ये आप वहाँ पर आ गई हैं कि जो आपकी राइवल जमात है उसका नाम आप लेकर आप बाकायदा ये कह रही हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये, कि वो कह रही हैं कि ये तमाम तर प्लानिंग जो है ये उस जमात ने की है। भाई उस, चले ठीक है, उस जमात ने की है, तो मुझे आप ये बताएं कि जब आपसे सवाल ये किया जाता है कि आपके वजीर तालीम, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर आकर ये बात जो है वो कही, सुनी सुनाई, जब उनसे पूछा गया, जब उन्होंने दोबारा माजरत की तो कहा वो जी स्टूडेंट ने कहा था। उसके बाद आपके भी कई ऐसे सपोर्टर हैं जिन्होंने इस वाक़े को जो है वो सही करार देते हुए कहा कि हमारे पास सबूत है। जब आप कहते हैं कि जी वो उनसे गलती हो गई, जब आप ऐसे देखें, सजा और जजा का कानून फिर सबके लिए होना चाहिए। आप अपनों के लिए कहते हैं जी वो हमने उन्हें कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और दूसरों को आप कहते हैं कि जी हम इनको पकड़ेंगे, हम इनको ये करेंगे, हम खुदारा आप सूबे की सरबराह हैं, बायसियत सूबे की सरबराह, आपको ऐसे बयान जो है वो देने नहीं चाहिए। इदारे बैठे हुए हैं, आप इदारों को कहे कि भाई वो कार्रवाई करें, लेकिन इनको लिमिटेड चीजों को अगर किया जा रहा है, इस पे चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, ये बहुत वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन, झूठ, ये चीज़ें इस तरह फैल रही हैं कि लोगों के माइंड नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, लोग हर टाइम इन चीज़ों में उलझते चले जा रहे हैं। सो ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बाकी जो लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन और गलत चीज़ें फैलाते हैं, इनको भी महदूद करने की ज़रूरत है। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि स्कूलों को 4 माह बाद भी नॉन सैलरी बजट की किस्त ना मिल सकी। सरकारी स्कूलों को पहली तिमाही की मद में 17 करोड़ रुपए जारी होना थे। फंड दस्तयाब ना होने पर सरबराह परेशानी से दो चार हैं। ये सरबराहों की परेशानी नहीं होती, ये बहुत सारे लोगों की परेशानी। इमरान, कोई नहीं, फिर क्या हुआ, हमारी तरजीह है ही नहीं, है ही नहीं है एजुकेशन हमारी तरजीह। हम दें ना दें क्या फायदा। देखें, ये तो असल बेस है ना सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल जो लोग बेचारे तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, वो सरकारी स्कूलों में अपने को भेजेंगे। और हमारे सरकारी स्कूल जो हैं, माजरत के साथ उनकी बिल्डिंग्स आप देखें, आपको खौफ आता है। बाहर से तो चलो इन्होंने पेंट शेंट करके थोड़ा बेहतर कर दिया, लेकिन आप स्कूलों के अंदर जाएं, वाकई आपको डर लगेगा। अच्छा, नॉन सैलरी बजट के हवाले से बात करें, चले सैलरी बजट तो पता चल गया कि जो असातिज़ा, टीचर, अमला पढ़ा रहा है उसको आपने सैलरी देनी। नॉन सैलरी बजट जो है ना, ये ज्यादा
मेरे ख्याल से अहमियत का हामिल है। क्यों? बिजली के स्कूल के बिजली के बिल जो हैं वो नॉन सैलरी बजट से जाने, उसके बाद बिल्डिंग की मुरम्मत जो है वो इससे होनी है, फर्नीचर की मुरम्मत, नए फर्नीचर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि नया फर्नीचर खरीदना है उसको छोड़ दे, कोई ठीक करा दे, पुराने को ठीक जो है वो आपने इसी से करवाना है। वॉशरूम बनाना है तो यहीं से बनाना है, नए क्लासरूम बनाने हैं तो वहीं से बनाने हैं। बल्कि इसी खबर में मैं देख रहा था, जुनेद ने डिटेल बताई है कि सिर्फ लाहौर में, लाहौर के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 2000 नए कमरे बनाने की जरूरत है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये थोड़ा सा बजट जारी करेंगे उससे बन जाएंगे, इसके लिए अलग पैकेज जो है वो होना चाहिए। ये स्कूलों का कोई विजिट करे, इनकी हालत जार देखे, इस पे रहम करे। किसने करना है और क्यों करना है? जब आपकी तरजीह जो है वो हेल्थ और एजुकेशन नहीं होगी तो तब आप कैसे अपने माशरे को बेहतर करेंगे? अभी हमने खबर पढ़ ली ना कि आप 36 अरब रुपए आवासा को दे रहे हैं, 18 जो है वो बल्दिया उजमा को दे रहे हैं कि आपने शहर की सड़कें, शहर पे भाई शहरियों के लिए आप कर रहे हैं ना, तो भाई शहरियों के बच्चे देखिए, लोगों को इससे कंसर्न नहीं है कि रोड टूटी हुई है या नहीं, उन्हें ये है कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम जो है वो मिल जाए, ठीक है, इलाज मुआवजे की सहूलियात जो है वो मिल जाए और उन बेचारों का कोई रोजगार बन जाए। उसके बाद फिर वो बेचारे इस काबिल होंगे तो सड़कों पे निकलेंगे और रोड और बाकी चीजों को देखेंगे ना। आप स्कूलों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। कितने के विजिट किए हैं हमारी वज़ीर आला साहिबा ने स्कूलों के? सिर्फ स्टार्ट में जब आई थी तब वो अपनी पूरी सोशल मीडिया टीम को साथ लेकर गई हैं और एक आधी जगह बैठी हैं और वो वीडियो बनी है और उसके बाद कहीं भी नहीं नजर आई। मेरे ख्याल से देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल है ना, एजुकेशन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, इस पे मेरे ख्याल से फौरी इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वजीर तालीम की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, कैसर खोकर साहब। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो नॉन सैलरी बजट है वो सप्ताह जो स्कूल है उनके दीगर अखराजात, छोटे मोटे बिजली के बिल होते हैं, गैस के बिल होते हैं, किराए की अगर बिल्डिंग स्कूल में को ली हुई है, या जो स्कूल में सफाई सुथराई अगर करानी है, या स्कूल के पानी का नलका ठीक कराना है, कोई टूटी ठीक करानी है, कोई गेट ठीक कराना है, कोई बिजली का बल्ब ठीक कराना है, तो उसके लिए खर्च होता है, पैसे तो वो ज़रूरी है। और महकमा खजाना की मैं समझता हूँ इस हवाले से नेग्लिजेंस है कि महकमा खजाना ने पैसे क्यों नहीं जारी किए। महकमा खजाना को चाहिए कि फौरी तौर पर नॉन सैलरी बजट स्कूलों को जारी करे। अब देखें हमारे स्कूलों में जाता कौन है? गरीब बच्चे तो जाते हैं बेचारे, और गरीबों के बच्चों को भी हम एजुकेशन अच्छी ना दे सके तो फिर क्या फ़ायदा? लिहाजा इसलिए स्कूलों का तवज्जो देनी चाहिए, टीचरों की जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा करना चाहिए और स्कूलों का बजट जो है बढ़ाना चाहिए और स्कूलों की हालत हुकूमत को बेहतर करनी चाहिए, ताकि जो प्राइवेट स्कूलों की बात करें ये वाला मिल जाए, बहुत बड़ी ताकि प्राइवेट स्कूलों के जो बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में आ सके। जी मैं तो कहता हूँ यकीन जाने कि मैं खुद मेरे बच्चे जो हैं वो खुद प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और जैसे मैं उनकी फीसें देता हूँ ना, मुझे पता है कि मैं कैसे अपनी सैलरी से निकाल के देता हूँ। गवर्नमेंट जो है ना, मैं अक्सर सोचता हूँ हमारी गवर्नमेंट, चले मैं तो बहुत ही ऊंचा सोचता हूँ, वो ये कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि सरकारी स्कूल तो हैं, सरकारी सतह पे ही कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बना दे सरकार। जो लोग अपने बच्चों को इसी ख्वाहिश पे करती है ना, हमारे यहाँ पर पता है क्या है, बच्चों की तरक्की को लेके कि हमारे बच्चे को ना इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हमारा बच्चा अगर इंग्लिश बोलेगा तो वो जी बहुत ही अच्छा कोई तालीम हासिल कर रहा है। तो सरकार ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करवाती? लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा था कि मैं थोड़ा ऊंचा सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो ऑलरेडी सरकारी स्कूल है उनमें कमरे नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पानी साफ पीने का पानी नहीं है, सहूलियात नहीं है। तो ये बजट जारी होगा तो ये सहूलियात मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक पे। मुझे लगता है जो चीज़ें बुनियाद हो, जिनसे बहुत सारी चीज़ों का आगाज़ हुआ हो, उनकी अहमियत हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। रेडियो की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जाता। आज भी जो इन्फॉर्मेशन आपको रेडियो से मिल जाती है, नो डाउट वो आपको कहीं से नहीं मिल सकती। हमने अपने बचपन से ही देखा इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़बरदस्त दरिया, बहुत स्ट्रॉन्ग, और जिसे कहा जाता था ना कि आपको ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेडियो से मिल रही है, नो डाउट। और फिर बहुत बहुत बड़े नाम जिन्हें टीवी इंडस्ट्री में देखा, बहुत बहुत बड़े ड्रामा निगार जिन्होंने आगाज़ ही अपना रेडियो से किया, कामयाब अपनी ज़िंदगी गुजारी। वो चाहे अदाकारी में थी, वो चाहे राइटिंग में थी, उन्होंने अपने नाम बनाए। तो उनका अगर जब भी हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने रेडियो से आगाज़ किया। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट वाले पार्ट पे भी अगर देखा जाए तो रेडियो हमेशा से बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले करता रहा। सो ऐसे में वो लोग जो कि ये कमांड
पे बैठे होते हैं ना, गाड़ी की सीट पे बैठे होते हैं, उनकी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि टीवी पे आपको मैं दिख रही हूँ, आपको मैं नज़र आ रही हूँ, आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, आप टीवी शो देख रहे हैं। सो रेडियो पर ये होता है कि बस आप आवाज़ सुन रहे होते हैं, वो आवाज़ आपके कानों में अच्छी लग रही होती है, बातें आपके कानों में अच्छी लग रही होती हैं, तो आप सुनते चले जाते हैं। सो अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी में जाते जाते आप रेडियो ऑन करें, बातें भी सुनते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी शेयर आपके साथ की जाती है। सो आज हमारी मेहमान जो हैं आयशा मलिक, आरजे हैं, रेडियो जॉकी हैं, उन्हें हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगता है में गुफ्तगू करना फिर टीवी में आ जाना, डिफरेंस है कुछ? नहीं, डिफरेंस मेरे लिए आज सच नहीं है क्योंकि मेरा टीवी का भी एक्सपीरियंस है। तो मैंने ऑन स्क्रीन काम भी किया हुआ है। इसके अलावा ये जो ऑफ स्क्रीन वाला काम है, ये तो मुझे लगता है कि शायद तब तक चले जब तक मेरा सांस है। हाँ, इंशाल्लाह जी, हम दुआ गो हैं क्योंकि लोग आपको बहुत शौक से सुनते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बड़ा अच्छा फीडबैक भी आता है आपके प्रोग्राम्स का। कुछ मैं आगाज से जानना चाहूँगी, कब स्टार्ट किया, कैसे किया, रेडियो ज्वाइन कैसे किया? रेडियो ऐसे ज्वाइन किया कि एक ज़माना था, आपको पता है कि FM 100 बहुत सुना जाता था। तो मैं भी बस अपने बचपन से, जो मेरा ग्रोइंग टाइम था, मैं FM 100 को सुनते सुनते बड़ी हुई। और फिर मैंने सोचा कि ये जो कुछ हो रहा है, ये जो प्रेजेंटर्स बोलते हैं, मैं भी बोल सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मुझे ये काम करना है। फिर घर वालों की तरफ से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी कि अभी तो आप बहुत यंग हो, अभी आपकी पढ़ाई भी उस तरह से नहीं है। बट वो एक क्रेज़ की हद तक जो शौक़ आ जाता है ना, बस मुझे उस तरह का शौक़ पैदा हो गया। मैंने कहा नहीं, कल भी करना है, आज क्यों नहीं। तो बस फिर घर वालों को थोड़ा सा राज़ी किया। हाँ, तो क्या बचपन से बहुत बातूनी सी थी? क्योंकि रेडियो पे तो अगर बैठना है तो बस आपको इंगेज करने के लिए बातें करते चले जाना। बातूनी इस सेंस में कि मैं मेरी एज के लोगों के साथ दोस्ती नहीं होती थी। अच्छा। मेरी अपने से बड़े जो एज के लोग हैं उनसे दोस्ती होती थी, और मैं उनके साथ बैठ के ये फील करती थी कि मैं बड़ी हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे चीज़ों की समझ है। तो शायद इसलिए वो जो एक मैच्योरिटी है, कंपनी का बड़ा असर होता है, तो वो लफ्ज़ों में और बातों में वो आ गई थी बहुत अर्ली एज में। तो उसने भी मुझे बहुत हेल्प आउट किया। तो खैर मैंने ऑडिशन दिया, रिजेक्शन हुई कि बहुत मैं छोटी हूँ, और मैंने कहा ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उस टाइम बच्चों का एक शो हुआ करता था, मैंने कहा वो बच्चे भी तो शो करते हैं, तो व्हाई नॉट मी। बहरहाल रिजेक्शन एक दफ़ा हुई, 2 दफ़ा हुई, 3 दफ़ा हुई। फिर उसके बाद बंदा डिसअपॉइंट हो जाता है, आप बार बार ऑडिशन नहीं, फिर मुझे एक रीजनल रेडियो से कॉल आ गई। वो बेसिकली ओकाड़ा और रेनाला की साइड से रेडियो जो है वो रन किया जाता था, बट उसका ऑफिस यहाँ पे था लाहौर में। तो उधर मैंने कोई कह लें 6 महीने भी शायद काम नहीं किया, और पहला ही शो जो है वो पंजाबी का मुझे करना पड़ा। गो के पंजाब में हम रहते हैं और पंजाबी हमारी ज़ुबान है, बट उससे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आई, और मुझे समझ आ गई कि मुझे रूटीन में वो वाली लैंग्वेज आप नहीं बोलते, बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो खैर जिस जगह से मुझे रिजेक्शन हुई थी, उस जगह से मुझे एक दिन अचानक से कॉल आई कि रमज़ान का जो अशरा है पहला, उसका आपने शो होस्ट करना है। वो शाम का एक पूरी ट्रांसमिशन थी रमज़ान की। तो बहरहाल 103 उस टाइम हुआ करता था उधर। फिर मेरा एक्सपीरियंस शुरू हुआ, और वो कोई एक्सपीरियंस रहा तकरीबन 11 साल का। और देन उसके बाद मैं समा FM को ज्वाइन किया। बीच में टीवी भी आया, टीवी गया भी। देन कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स थे, उनकी FPC एज अ प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो मैं कर रही थी, और डबिंग प्रोजेक्ट्स कर रही थी। फिर उसके बाद एक टर्किश जो ड्रामास का सिलसिला शुरू हुआ कोविड के टाइम से। फिर वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट था, बट
सब बेहतरीन था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक इंसान को वो काम करने का मौका मिल जाए जो उसकी डिज़ायर हो या वो करना चाहता हो, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। No doubt. क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी उसमें डबल होके निकलती वो है। ना जो आपने शुरू से जिसके लिए स्ट्रगल की हो और जिसका आपने ख्वाब देखा हो, माशाल्लाह जिस तरह से आप अपना सफर बता रही हैं, तो ये सब कुछ डिपेंड करता था आपकी आवाज़ पर। आवाज़ पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। लोगों को ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि किसी की आवाज़ अच्छी है तो उसको जी माइक दे दो। ये जो माइक और ये जो स्क्रीन या जो कैमरा है ना, ये आवाज़ पे नहीं चलता, ये आपकी इंफॉर्मेशन पे चलता है, आपके No doubt. एक्सपोजर पे चलता है। अगर आप के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अच्छी वोकैबुलरी नहीं है, आप भी माशाल्लाह इस मीडियम में है, अगर इधर बैठी हुई है इस कैमरे के सामने, तो आप अपने टैलेंट की बेस पे No है। doubt. तो ये जो माइक और कैमरा है ना, ये टैलेंट को ही बैठने देता है अपने बिल्कुल, और सामने। ये फिर छुपता भी नहीं, आप जो है वो सामने नजर आ और वो रहे होते हैं। निखार आता है, मतलब बिल्कुल आप ऐसे। जब कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, तो वो ऑब्वियसली वक्त के साथ निखार आ जाता है। सही। कुछ आपकी वॉइस मैच्योरिटी मैटर तो करती है, जिस तरह आपने डबिंग का कहा कि ड्रामा हाँ, की डबिंग, बिल्कुल। इस पर कितना काम करना, जो नए आने वाले हैं उनको भी तो हमने कुछ सिखाना है ना। अच्छा, आजकल के लोग जो है ना वो बड़े ये जो 30 सेकंड्स रील का दौर है ना, आजकल के लोगों का दिमाग भी बस 30 सेकंड पे चलता है। लोगों को लगता है कि बस आज हम इन होंगे और आज ही कामयाब हो जाएंगे और आज ही हमें अच्छी खासी पेरोल ये पे सोशल हमें मीडिया ने सब कुछ किया ना। बिल्कुल आज ही हमें अच्छी खासी पे रख लिया जाएगा। बट एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी सैलरी जस्ट 4000 थी और 400 पर शो मुझे मिलता था। तो उस टाइम पे, ये 2007 की बात है, और उस टाइम पे ये मेरे लिए बड़ा था। मुझे ये था कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे करना है। आजकल के लोगों में जस्ट अर्निंग का जो एक व्यू पॉइंट है वो ज़्यादा है कि हमें अर्निंग करनी है, बट ये नहीं है कि इसमें स्ट्रगल भी है, इसमें पेशेंस भी है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, और उनके बाद फिर आप जब हार्ड वर्क करते हैं ना तो उसका पे बैक आपको मिलता है। बट यहाँ पर हार्ड वर्क से ज़्यादा शायद हम इम्पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं कि बस हम आज इन हुए हैं तो आज ही हमारे जो सैलरी के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो वैसी ही मिले जो हम आ जाएं और सोचते हैं। छा जाएं, बस अपना नाम बना लें। इसके लिए कामयाब लोगों की अगर आप मिसालें देखें ना, तो उसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, बिल्कुल। उसके बाद ही आप किसी मकाम पर पहुंचते हैं। किस किस टाइप के प्रोग्राम किए? ऑलमोस्ट मैं आपके बारे में देख भी रही थी, पढ़ भी रही थी, और आपको जब जब सुना तो आप मेरे ख्याल से माशाल्लाह हर तरह के प्रोग्राम। अच्छा अना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब हर तरह का शो करने का मौका मिला। एक्चुअली मेरा जो पहला शो था ना, वो मुझे एक बड़ा चैलेंज के तौर पे मिला। तो वो तो एक ट्रांसमिशन मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैंने एक रमज़ान ट्रांसमिशन की, और उसके बाद असल चैलेंज मेरा तब शुरू हुआ कि जब मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, और सर्दियाँ थी, दिसंबर जनवरी की सर्दियाँ थी, फॉग होती थी, और 6 बजे सुबह मेरा शो होता था और 8 बजे मेरा कॉलेज होता था। तो मुझे 6 से 8 शो करना होता था और 8 बजे अपने कॉलेज भी पहुंचना होता था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उस चैलेंज को मैंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया अल्लाह के करम से। खैर मॉर्निंग शोज़ में 2-3 स्लॉट्स होते हैं, सुबह 6 से 8, 8 से 10, और फिर थोड़ा 11 बजे तक का जो एक टाइम है वो मैंने किया। फिर मुझे एक आफ्टरनून का स्लॉट मिला था जो मेरे लिए एक और चैलेंज था। वो इसलिए कि जब मुझे वो स्लॉट दिया गया ना, वो स्लॉट डम था, उसको चलाना था। तो वो स्लॉट फिर मैंने अपने तरीके से चलाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक कैसा चलाना है उस टाइम पे, मतलब मुझे लोगों को एक अच्छी और एक एनर्जेटिक वाइब देनी थी, पॉजिटिव वाइब देनी थी। और उस स्लॉट की बेस पे फिर पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स होते हैं, आपको पता ही है, तो मेरा वो स्लॉट पिक हुआ था, और उस पे फिर मुझे एज नंबर 1 RJ ऑफ पाकिस्तान, फिर उस पे मुझे अवार्ड मिला था। जी, really तो great. मतलब मुझे इवनिंग का स्लॉट करने का मौका मिला है। अब फिलहाल जो मैं कर रही हूँ वो 11 to 1 PM मेरा स्लॉट है मेरा FM पे, जो कि अब समा से कन्वर्ट हो चुका है मेरा FM में। सो अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह का स्लॉट। अपना बेस्ट पार्ट हर बंदे को बताता है, मैं ये वाला शो अच्छा कर सकती हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि जो हम ब्रॉडकास्टर्स है ना, आपको कोई भी चैलेंज दे दिया जाए, कोई भी स्लॉट दे दिया जाए,
अगर आप काम को समझते हैं, जानते हैं, तो आप उसको जस्टिफाई कर लेंगे। ये बेस्ट आपका होगा कि आपको पता है कि आपको इसको लेके चलना है और आपने 100% देना है। अच्छा, टीवी शोज में तो हमारा एक प्रॉपर रन डाउन बनाया जाता है, सेगमेंट्स बनाए जाते हैं। सो अगर हम रेडियो शोज की भी बात करें तो सेम इसी तरह से होता है? सेम ऐसे ही होता है, जैसे मॉर्निंग स्लॉट है उसमें लोगों को थोड़ी सी कड़क न्यूज़ देनी होती है, ताकि जो ये क्योंकि प्राइम टाइम होता है तो इसमें जाहिर सी बात है एक चीपेस्ट मीडियम है ना, कि आप ड्राइव करते हुए भी टीवी को तो देखना पड़ता है ना, तो आप रेडियो को सुन सकते हैं। तो अब ये है कि जो मॉर्निंग स्लॉट है उसमें ज़रा कुछ लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, जैसे आपका जो ये टाइम है, मेरा भी ऑब्वियसली यही टाइम है, इसमें कुछ ख़वातीन को भी एड्रेस करना पड़ता है, कुछ बच्चों के मैटर्स को भी डिस्कस करना पड़ता है, हेल्थ के इश्यूज़ को डिस्कस करना पड़ता है, इंफरटेनमेंट इसी का नाम है कि हम मुश्किल नहीं हो जाता हर रोज एक नया टॉपिक, हर रोज एनर्जी आपको पॉजिटिव लेकर हमारे लिए भी हो जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके टॉपिक्स इस तरह से कि आपने ऑडियंस को एंगेज रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एग्री करोगे ना इस बात को कि आपका ये जो टाइम है ये मेरा ख्याल पूरे दिन पे भारी होता है क्योंकि आप इसके लिए एक्साइटेड होती है कि आज मैंने ये करना है, तो मेरे लिए भी ऐसे ही होता है। मैं जितने मर्जी बुरे मूड के साथ स्टूडियो में एंटर हूँ, जैसे ही मैं एंटर होती हूँ ना, मेरा मूड एकदम स्विच हो जाता है। हम लोग स्विच हो जाते हैं एक्चुअली। तो जैसे ही माइक सामने आता है तो लगता है कि हाँ अब सही है, सब सेट है। बिल्कुल। अब नए आने वालों के लिए आपसे कुछ सजेशन चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है रेडियो बस पुरानी बात हो गई, अब जाना है तो बस टीवी की तरफ, प्रिंट मीडिया, रेडियो अब तो ये कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं। रेडियो में आने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे पहले तो आना, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है तो मेरा ख्याल है कि आपको एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा, आपका विजन भी ब्रॉड नहीं होगा। आप जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं उसके साथ आपकी वोकैबुलरी बेहतर होती है, आपको पता होता है कि आपने क्या कुछ सिनेरियो में चल रहा है, उस पर बात करने के लिए आपके पास अल्फाज भी होंगे, आपका विजन ब्रॉड होगा। आप इंफॉर्मेशन का अगर इंटरेस्ट है, आपको पता है, लेट्स सपोज आजकल एक करंट जो एक निजी यूनिवर्सिटी का इशू चल रहा है, आप उस इशू की कोर के बारे में अगर नहीं जानते तो आप बात नहीं कर सकते। कुछ भी हो रहा है, आपको अपने इर्द गिर्द गहरी नजर रखनी है, आपको ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है, आपकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है। लेट्स सपोज अगर आप रास्ते से आ रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, अपने स्टूडियो की तरफ, कोई ऐसी हरकत आप देख लेते हैं, जैसे गाड़ी में बैठे हुए अक्सर औकात हम देखते हैं ना कि लोग टिश्यू भी बाहर फेंक देते हैं, कूड़ा भी बाहर फेंक देते हैं, जो भी कुछ वेस्ट होता है बाहर फेंक देते हैं। और ये एक सिविक सेंस है ना कि आप मतलब घर को ही साफ रखेंगे, आपने अपने रोड्स को भी क्लीन करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप जब लोगों के साथ बात करते हैं ना तो वो रिलेट कर पाते हैं, हाँ ये बात तो सही है। और अक्सर औकात जब हम जैसे कोई टॉपिक है कोई भी और उसको हम ये समझ के, मतलब आप ठीक है आपको लोग देख रहे हैं लेकिन हमें लोग सुन रहे हैं, बट स्टूडियो खाली है, तो हमें ये इमेजिन करना पड़ता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम किसी के साथ बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इंस्टेंट फीडबैक भी आ जाता है। अक्सर औकात लोग इंस्टेंटली बता देते हैं कि ये बात जो आपने की है ना, मुझे आज इसकी ज़रूरत थी, तो हम किसी के लिए किक बन सकते हैं, किसी को किक दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये काम आप ये ना समझिए बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। एग्जैक्टली। सीख के पढ़ के जो लोग आते हैं फिर वो अपने आप को मनवाते भी हैं और आगे भी जाते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज बस यही होगा कि थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, थोड़ा सा ये जो हमारे सोसाइटी में जो भी कुछ चल रहा है इसमें ज़रूरी नहीं कि हुक्काम बाला जो है वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, बल्कि हर इंडिविजुअल, हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग शहरी, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अच्छा परफॉर्म करें, उसका फीडबैक आपको अच्छा आएगा। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। You're welcome. हम ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में हम बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हर बंदा हर टाइम सोचता रहता है
परेशान रहता है। डिप्रेशन हर किसी का जो है वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है। ऐसे में कभी आप कहते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, कभी आप थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा आजमूदा फार्मूला हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। योगा के थ्रू आप अपना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बेचैनी और वो जो हर टाइम एक आपके ऊपर सोच सी तारी हो जाती है, उससे आप कैसे जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फिर अगेन बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो वेट रिड्यूस कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा हमारा, वो वजूहात क्या है उस पर भी बात करेंगे। योगा के थ्रू आप किस तरह से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ योगा ट्रेनर हैं जी सुलाफे नकवी, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हमने आज के टॉपिक की तरफ आना है। क्या हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं योगा के थ्रू, और वो किस तरह से, वो भी हमारे साथ। अना ये इतना कहते हैं मच नीडेड टॉपिक है ना, स्ट्रेस पर बात करना। नॉर्मली लोग हिचकिचा रहे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते और बताते भी नहीं है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल नाउ। जिस तरह की हमारी लाइफ है, कंट्रोल कर सकते हैं, यस, इस पर काबू पा सकते हैं। हाँ, तरीका सिर्फ और सिर्फ ये होता है, और इसके पीछे साइंस क्या होती है कि आपका जो कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस का हार्मोन होता है, वो सुबह 8 बजे ही वो पीक पर जाना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आपकी बॉडी को ऑब्वियसली कॉर्टिसोल एक लेवल तक चाहिए। अब अगर आप उसको उस टाइम पर अपने आप को रिलैक्स नहीं करते तो वो बढ़ जाएगा। अगर आप सोए नहीं हुए, आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, आपका काम मुश्किल है, जिस तरह आप हैं आपका काम बहुत स्ट्रेस वाला है। यू नो, हम लोग दिख इस तरह रहे होते हैं कि अच्छा हम बड़े रिलैक्स्ड है, बट फौरन एक चीज स्विच हो रही है, राइट? अब अगर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हम योगा, काम डाउन खुद को करने के लिए एक्सरसाइज ना करें, जिससे सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन, हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज होता है, वो उस टाइम उसको कॉर्टिसोल को बैलेंस करेगा। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते सुबह के टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, या मैं कहती हूँ मिनिमम 5 मिनट्स सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग। अगर आपको कहते हैं कि प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली योगा नहीं आता, आपने चाइल्ड पोज करना है, वो आपको अलाइन करता है। योगा का मतलब ही यूनाइट करना है, ज्वाइन करना है चीज़ों को। वो क्या होता है, आपकी सोच को, आपकी डिफरेंट बॉडीज़ को अलाइन करता है, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो, आपकी इमोशनल हेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ हो, आपकी फिजिकल हेल्थ हो। तो जब आप सुबह अपने लिए 5 मिनट निकालते हैं इस नियत के साथ कि मैंने रिलैक्स होना है ताकि मैं अच्छा काम कर सकूं, बिल्कुल, क्योंकि अगर योगा, और ये 5 मिनट आपके पूरे दिन के लिए बड़े जबरदस्त, पूरे दिन के लिए। अब आप ये देखें कि कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसके पास 24/7 में सिर्फ 5 मिनट्स ना हो अपने लिए। आपने उठना है कॉन्शियसली, जस्ट ब्रीद, यानी कि जो आप सांस ले रहे हैं, पहली चीज तो बी ग्रेटफुल कि आप सांस ले रहे हैं, यू आर अलाइव, अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 1। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठ नहीं सके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी हैं और आपको उनका पता भी नहीं है। आप उठे हैं, आप लकीएस्ट लोगों में से हैं। नंबर 2, आपने अब सांस जो आपको किसी सहारे से नहीं मिल रही, खुद आप इंडिपेंडेंटली सांस ले सकते हैं। इनहेल किया नोज से एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। अगर आपको सुबह उठते ही एंजाइटी होती है, वो तो उसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपको कोई खुदा न खास्ता कोई मेडिकल कंडीशन, आपने डाइट किस तरह रात में ली थी, वो भी बहुत इसमें मैटर करता है। बट अगर उठते हुए आपको एंजाइटी हो रही है, उस टाइम आप ब्लू कलर के बारे में सोचें। ब्लू कलर आपको काम डाउन करता है, जस्ट लाइक हमारा CTI 10 का जो कलर है वो है ही ब्लू है, इसलिए बड़ा कामिंग एंड वो हमें रिलैक्स करता है जब हम यहाँ पर आते हैं, और आपको ये एनर्जी भी देगा। एंड स्पेशली जिस तरह आप एंकर हैं, आप होस्ट हैं, ब्लू कलर आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ाएगा, आपको काम डाउन भी करेगा, आप में बोलने की सलाहियत को बढ़ाएगा, और आपके माइंड को उस टाइम अलाइन कर देगा। जो हमारा फोकस आउट हुआ होता है ना चीज़ों पे कि 100 चीज़ों के अंदर दिमाग चल रहा है, आप सुबह उठेंगे ना, जो एंजाइटी का पेशेंट होता है, या अब तो हर इंसान के साथ ये होता है, सुबह उठता है ना तो उठते ही 100 थॉट्स शुरू हो जाते हैं एक साथ। मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, कैसे होगा, क्या होगा, सोच कर थक के बैठ गए सुबह ही। आपने क्या करना है, 5 मिनट्स अपने लिए निकाले, जस्ट ब्रीद, चाइल्ड पोज किया, रिलैक्स हुए, एंड आपने फिर अपना दिन स्टार्ट किया एक पॉजिटिव थॉट के साथ, दैट आई एम अलाइव, आई एम हैप्पी एंड आई एम हेल्दी। अपने आप को बस नेगेटिव सजेशन ना दें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। सो मुझे कुछ 2-3 चीज़ें बता दें जो आपने अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए खास तौर पर योगा की जो हैं वो आपने फॉलो करनी है और रूटीन में करते चले जाएं। रूटीन में ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि रूटीन में आप अपना एक सेट बना लेंगे, राइट? सबसे आसान चीज़ क्या, जिस तरह मैं बता रही थी, जिसको हम सुखासन कहते हैं, आप बेशक बेड पर बैठे कर लें, आप मैट पर नहीं आना चाहते, आपने सिर्फ अपने हाथ अपने घुटनों पे रखे, आप रूम में हैं, आराम से, कोई जिम नहीं जा रहे, जस्ट रिलैक्स, रोल योर शोल्डर्स बैक,
और उसके बाद आपने जैसे ही इनहेल करना है, शोल्डर श्रग हम इसको बोलते हैं, आपने इनहेल शोल्डर्स अप, नेक डाउन, एक्सहेल शोल्डर्स डाउन, इनहेल अप। क्यों हम ये बता रहे हैं शोल्डर एंड नेक से रेलेवेंट चीज, आपका जब स्ट्रेस आता है, दिस इज योर मास्टर एरिया। स्ट्रेस आता है यहीं पर, आपको गर्दन अकड़ गई, ये स्टिफ है, मसल स्टिफ है मेरे, इसको आपने रिलैक्स करना है। सो फिजिकल अगर एस्पेक्ट में आप रिलैक्स करेंगे, मेंटली भी आप रिलैक्स हो रहे होंगे। ब्रीथ करें, आप मेंटली रिलैक्स हो रहे हैं। नंबर 2, आपने जो आपका ये पॉइंट होता है, इसे हम कराटे चॉप बोलते हैं, आपने इसको अपने डोमिनेंट हैंड से यहाँ पर टैप करते जाना है फॉर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट। उस टाइम आपकी जो वो एक रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप खुद ही एकदम काम, कंपोज्ड, रिलैक्स, आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाएगी। नंबर 2, जब भी कोई चीज़ आप शुरू में अभी आप करने लगे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई भी, आप अपने हाथ को बेशक यहाँ रखें या स्ट्रेच किया हुआ है, किसी भी एक पॉइंट को आपने फोकस करना है, बट अपनी आंखों को 45 डिग्री का एंगल देना है। व्हाई? जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप अपनी नज़र नीचे रखते हैं, साइड पर, यहाँ आपने 45 डिग्री का एंगल दिया, मेंटल स्टेट चेंज होगी। स्ट्रेच कर रहे हैं, बॉडी रिलैक्स होगी। तो आपने अपने, और दूसरा, जैसे ही आप एक जगह पर फोकस करेंगे, आपका फोकस अपनी डेली लाइफ में डेवलप होगा। बिल्कुल। बैलेंस करना चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं, जिस तरह हम नॉर्मली यहाँ पर रिलैक्स करके, नॉर्मली लोगों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो इस तरह बैठ सकें। आपने क्या करना, अपने जॉइंट्स को रिलैक्स करना शुरू कर देना। आपको कुछ नहीं आता, या योगा पर भी अगर दिल्ली चाइल्ड पोज तो आप करेंगे, लेकिन आपने बॉडी की रोटेशन, सर्कल करना शुरू कर देना। कर सकते हैं, आप बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ सुलाफे मौजूद थी, थैंक यू सो मच, आपके Thank वक्त you का so शुक्रिया। much, हम तो चाह रहे थे बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करें, टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाए। इंशाल्लाह जरूर हम नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह, why not? थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।